के दौरान इतनी सारी चीज़ें आई और इतने सारे चैलेंजेस आए जिसको हमें लगातार लग के फील्ड पे दिन रात करना पड़ा और हमारी टीम ने, और उस टीम में सिर्फ अधिकारी ही नहीं, हमारे यहाँ के नागरिक भी शामिल थे जिन्होंने सहयोग किया, संस्थाएं भी शामिल थी। सबसे बड़ा चैलेंज था उनको रोकना, और रोकने के बाद हमने शासन तक ये बात पहुंचाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची। He has faced that difficulty, he has seen that phase. आप जहाँ डीएम रहे हैं, आपको एकदम बुलडोजर मैन के नाम से जाना था। जहाँ जाते हैं आप वहाँ पे तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं। वहाँ का माफिया, भू माफिया टाइप का आदमी है, क्रिमिनल है। तो मैंने कहा कि चाहे जो भी हो वो तो नहीं रहेगा। किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, किसी के अपने व्यापारिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, तो हमेशा दूसरे तरीके से उस चीज़ का विरोध करना शुरू करता है। वो अगर सही सही पब्लिक तक पहुंचे, और गवर्नमेंट कोई भी होती है वो योजनाएं बनाती है लोअर लेवल के लोगों के लिए। 2005 बैच के आईएएस अफसर आंजनेय सिंह इसमें प्रदेश और देश में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। क्यों, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आंजनेय सिंह से आपको मिलवाते हैं। सर, इंडिया न्यूज में आपका और मैडम का, दोनों लोग का बहुत स्वागत है। पहले तो हम लोग कोविड की बात करते हैं। सर, कोविड की लड़ाई जो है वो बहुत बड़ी लड़ाई है, और मैं समझता हूं कि रामपुर भी इससे अछूता नहीं है। अभी भी वो प्रकोप जो है जारी है। बहुत सारे काम आपने किए होंगे। कैसे कैसे आपने अपने जिले को बचाने का काम किया? कोई ऐसी घटना आपको अगर याद हो जिसने मन को छू लिया? बहुत सारे टेलीफोन आते होंगे, कोई आपने एक सेंटर बनाया होगा जहां पे रात बिरात 24x7 फोन आते होंगे। बहुत सारे जो है अलग अलग जिले, बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आ रहे होंगे, उनकी तकलीफें आपने देखी होंगी। तो इस लड़ाई को कैसे लड़ा आपने? देखिए, ये जो आपदा आई है ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक थी, और एक दो घटनाएं क्या, इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें कहने सुनने को जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। लॉकडाउन से लेके और अभी तक हमारी वो लगातार उसके साथ लड़ाई जारी है, और लॉकडाउन के दौरान इतनी सारी चीज़ें आई और इतने सारे चैलेंजेस आए जिसको हमें लगातार लग के फील्ड पे दिन रात करना पड़ा, और हमारी टीम ने, और उस टीम में सिर्फ अधिकारी ही नहीं, हमारे यहाँ के नागरिक भी शामिल थे जिन्होंने सहयोग किया, संस्थाएं भी शामिल थीं, और इन सारे लोगों के सहयोग से, वो चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो, सफाई कर्मी हो, इन सारे लोगों के साथ हमने लगातार उस पर कंट्रोल रखा। अगर मैं वाकई कहूँ तो लॉकडाउन के कुछ समय बाद ही जब भीड़ मूव करना शुरू की थी और पैदल मूव करना शुरू की थी, और मैं ये कहूँगा कि हमारे अधिकारी इतने विजिल थे कि जो पहला ही लॉट आया तो उन्होंने हमें सूचित किया कि लोग सब पैदल जा रहे हैं, और पैदल जाने में कई सारे लोगों के पैर में प्रॉब्लम। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि जगह जगह शेल्टर होम्स बनाएंगे जाएंगे। हमने अपनी तैयारी कर रखी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो रास्ते पे निकल गया था वो रुकना नहीं चाहता था, और हमें सबसे दूसरी चीज थी ट्रस्ट की बात, कि उन्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं था। कहीं ना कहीं उनके ट्रस्ट को धोखा हुआ होगा या उनका ट्रस्ट टूटा होगा। तो सबसे बड़ी चीज थी ट्रस्ट बनाना, और उसमें हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमारी काफी मदद की। सबसे पहले हमने उनको रोका, खाना पानी वगैरह दिया, फिर उनको इस बात को समझाया कि आपका चलना इस समय रिस्की है। वो हमसे लगातार एश्योरेंस चाहते थे कि अभी हम उनको घर पहुंचा दें, और हम बिना शासन से परमिशन लिए काम कैसे पहुंचा कर नहीं सकते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था उनको रोकना, और रोकने के बाद हमने शासन तक ये बात पहुंचाई। जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची, तुरंत हमें निर्देश आ गया शाम तक होते होते कि सभी लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा जो लोग सड़क पे हैं। और मुझे लगता है कि वहीं से ये काम शुरू हुआ, और इस बात पे हमारी टीम का मैं बहुत हमेशा अपनी टीम पे प्राउड फील करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी पहल की जिसको हम पहुंचा पाए। जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं, लगातार वो संपर्क में रहे, और उन्होंने लगातार हमारा हौसला बढ़ाया, और यहाँ तक कि हमने बाहरी स्टेट के लोगों तक भी पहुंचाया जो सड़क पे निकल चुके थे, क्योंकि उसके अलावा कोई उपाय नहीं था। और ये हमें हमेशा याद रहेगा कि एक एक चीज, चाहे उनके खाने पीने की, चाहे वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था। इस दौरान लॉकडाउन में कई सारी चीजें आई, त्योहार भी आए, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था सिर्फ एक मुद्दा नहीं था। मुद्दा यह था बीमारियां भी थी सर, बीमारी बहुत बीमार हो जा रहे थे, और उनका जो हौसला था वो धीरे धीरे पस्त हो रहा था। हौसले को बना के रखना
और मैं समझता हूं उनके अंदर जोश लाना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं समझता एक और भी चीज है उसमें सर कि जैसे कई सारे लोग जो हमारे रामपुर की यूनिकनेस है, जैसे मैंने टीचर्स का आह्वान किया कि टीचर्स आए हमारी हेल्प करें। अब आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर रेजिस्टेंस था कि टीचर्स कह रहे थे कि हमें क्यों ड्यूटी पे लगाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो 24/7 का कंट्रोल रूम है एक्चुअली में 24/7 चला और वो हमारे टीचरों ने चलाया। बहुत ही शानदार। और लगातार की ड्यूटी 12 फोन काम करते थे, उसकी क्वालिटी चेक हम करते थे। और ये भी गवाह रही है कि रात के 2 बजे फोन किया, मैं इनसे सवाल पूछूंगा इस विषय रात के पर, 2 बजे क्या फोन बात करता हूं उनसे कि मैं फला पीड़ित हूं, जरा आप बताओ। और दे पेशेंटली, मतलब उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी, उन्होंने जवाब दिया। ये हमारा लगातार क्वालिटी चेक भी चल रहा था, हमने कंट्रोल रूम बिछा रखे थे। तो जो एक अनुभव था कि एक तो हमने, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कंट्रोल रूम एक्चुअल में कंट्रोल रूम चलना चाहिए, उसको हमने एस्टेब्लिश किया। दूसरा, एक हमारा ध्यान गया, हमारे जो महिला अधिकारियों ने हमें इस बात को का एहसास कराया कि महिलाओं की विशेष समस्या होती है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हमने फिर महिला कंट्रोल रूम तुरंत एस्टेब्लिश किया। बहुत ही बढ़िया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप कभी भी कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान बाकी जगहों पे जहां चीजों के दाम बढ़ रहे थे, रामपुर में घटाया हमने। और एक एक चीज का, वो चाहे आलू हो, चाहे चीनी हो, रोजमर्रा की चीजें में काम आने वाला आटा हो, चावल हो, यहां तक कि सैनिटरी पैड के भी दाम हमने जो 32 रुपए का था उसको घटा के 24 रुपए लिया। मतलब कालाबाजारी जो हो रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए आपने कोई मैकेनिज्म बनाया, कैसे? सिर्फ कालाबाजारी ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सामान्य दिनों में मार्केट में जो चीज 30 रुपए 32 रुपए की बिक रही थी, उसको हमने 24 रुपए में लिया। इसमें व्यापार मंडल के लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया। अच्छा, एक चीज और भी देखेंगे कि इस महामारी में साबुन का बड़ा रोल है कि लोगों को हम हाथ धोने को कह रहे हैं। हमने 2 काम किए, यहाँ पे जो डिस्टिलरी थी उसके मदद से हमने सैनिटाइजर बनवाया, हैंड सैनिटाइजर। और जो हैंड सैनिटाइजर मार्केट में 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक का मिल रहा था, उसको हमने 20 रुपए में पब्लिक तक डाल दिया। और वो कंट्रोल की दुकानों के थ्रू, जो मैक्सिमम प्राइस की दुकान है। साबुन का 3 का सेट बनाया, उसको 11 रुपए में 12 रुपए में लोगों तक पहुंचा दिया, जिसका सेट का दाम 20 रुपए पड़ता था। तो व्यापार मंडल के लोगों ने सहयोग किया। एक और यूनिकनेस है कि हमारे जनपद में लोगों से जो आह्वान किया गया, लोगों ने पीएम केयर फंड में डाला, मुख्यमंत्री राहत कोष में डाला, और जनपद का अपना फंड 1 करोड़ से ज्यादा का क्रिएट हो गया, खाली 500 1-1 हजार के कंट्रीब्यूशन से। लोग घरों में रह के कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज थी कि प्रशासन पे उनका विश्वास था, हम फील्ड में दिख रहे थे, लोग इस बात को, इस भरोसे को उन लोगों ने कायम रखा। कोई भी व्यक्ति शायद ही होगा जो भूखा सोया, और यहां तक कि अगर किसी ने फोन कर दिया कि हमारे पास खाना, मतलब राशन भी नहीं है और खाना बनाने का भी नहीं है, तो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं वहां तक पहुंच गई। और यहां पे एक और बड़ी चीज मुझे देखने को मिली कि जो भी एक दूसरे का विरोध होता है, वो चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, कहीं दिख ही नहीं रहा था। एक प्रशासन, बढ़िया कोऑर्डिनेशन आपने किया। बिल्कुल। तो वो एक नहीं, हमारी टीम ने, पूरी टीम ने नीचे से लेकर ऊपर तक लगी। और सामान्य दिनों में हम कहते हैं कि फला अधिकारी हो सकता है खराब हो, इस दौरान सारे लोगों ने जिस एकजुटता के साथ काम किया है वो बहुत, आपकी टीम ने शानदार काम किया। इसकी वजह से परिणाम ये रहा कि रामपुर बहुत चर्चित नहीं रहा, खासतौर पे कोविड को लेकर। मैं समझता हूँ मैडम आपने कैसे इनकी मदद की, मतलब ये तो 24/7 लगातार टेलीफोन पे रहे होंगे, फील्ड में रहे होंगे, आपके क्या सजेशंस थे जिसको इन्होंने फॉलो कर लिया, शायद मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर काम करने में, क्योंकि आप भी कोविड से लड़ रही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत सारी चुनौतियां देख रही हैं, दुनिया भर की ऐसी नेगेटिव खबरें लगातार टेलीविजन पे व्यक्ति देखता रहता है। कैसे मदद की आपने इनकी कोविड की इस लड़ाई में? देखिए, पहले तो मतलब कोविड का एट होम हमें घर पे ही बहुत ज़्यादा मतलब हमें प्रिकॉशन लेना पड़ा। और घर पे इनफैक्ट हमने मतलब इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा, बाहर भी बहुत ही प्रिकॉशन। इन्होंने मुझे आने से पहले बताया कि हम लोग समझ लो घर से निकाले नहीं गए खाली, लेकिन हम लोग को बाहर ही समझ लो। नहीं मतलब ये है कि ये खुद से ही बहुत ज़्यादा, बिकॉज बच्चों का इनको है तो खुद से ही बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। और घर पे आके मतलब मास्क इज लाइक ऑल द टाइम व्हेन ही लीव्स ऑफिस, तो मुझे लगता है कि ये मास्क निकालते ही नहीं है। बिकॉज आई थिंक कोविड के लिए 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एक तो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग, प्लस जो 6-7 महीनों में मैंने रियलाइज किया है कि घर पे आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, यू हैव टू हैव हॉट वाटर, स्टीम एंड गागल। तो ये घर पे कहीं भी बाहर से आएंगे तो ही हैज टू टेक स्टीम एंड गागल। ये सब हमने घर पे प्रिकॉशन तो बहुत लिया है। एंड इनफैक्ट 7-8 महीने से मतलब वी आर जस्ट पैक्ड एट होम। तो ऐसा होता है कि भाई हम भी इरिटेट होते हैं, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि
भाई सही बात है, कोविड तो अगर हमने आप- सोचा ही नहीं था कि वो इतना लंबा चल जाएगा, 2 महीने चलेगा, बात है। बट आई थिंक एवरीबडी, बट ये है कि हाँ मतलब जो इरिटेशन है वो एट टाइम्स बहुत ऑब्वियस सा है कि मतलब उन्हें वो हमारा सवाल है, वो हमारे दूसरे चंक में आएगा कि भाई इरिटेशन कैसे दूर करने की इन्होंने कोशिश की, मैं पूछूंगा उसको। हाँ नहीं हाँ, लेकिन ये है कि आपकी मदद के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं थी, क्योंकि घर अगर ठीक नहीं रहेगा तो फिर तो बाहर तो एकदम ही गड़बड़ हो जाएगा। प्रॉब्लम आई थिंक ये है कि हाँ मतलब आई हैड टू बिकम दैट वो 24 आवर्स आई हैड टू लुक आफ्टर किड्स, क्योंकि सो दैट क्योंकि इनका बच्चों से बहुत ज्यादा ही लगाव है, और बच्चों का भी इनके मतलब इनके बिना काम नहीं हाँ चलता। मतलब ऑल द टाइम दे वांट टू प्ले विद हिम, तो ये है कि आई लुक्ड आफ्टर देम। तो उसमें एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा सर, जब लोग पैदल आ रहे थे, वाज रिपोर्टेड, तो 10:30 बजे के आसपास में गया लोगों को देखने, सर, और वहाँ पे जितने सारे लोग आ रहे थे, अब सबसे बातचीत मैं कर रहा था, कई सारे लोग, जैसे पता चला कि राजस्थान से चला है वो आदमी, पिछले जो 24 घंटे से उसको खाना नहीं मिला है, तो सब लोगों को लगाया। मैं 11 बजे रात को करीब आया, ये मुझको लगता है कि लॉकडाउन के 1 हफ्ते बाद की बात है। सर। मैं जनरली आता हूं तो पहले बाथरूम में नहा धो के, फिर उसके बाद सब कुछ करने के बाद, स्टीम लेने के बाद बाहर आता हूं। वही प्रोटोकॉल है। जब मैं बाहर आया एंड शी केम रनिंग 11 सॉरी टू बजे के, इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई जस्ट रिमेम्बर द इंसिडेंट, और ये बड़े मतलब दुखी टाइप थे, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम, बहुत ऑब्वियस सा है कि मतलब क्या बात हो गई, व्हाट हैपेंड, मतलब व्हाई यू सो सैड एंड ऑल। तो इन्होंने कहा कि मतलब ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, इनफैक्ट ही हैड टीयर्स इन हिज आईज। तो मैंने कहा कि क्या बात हो गई, मे बी यू नो ही हैज फेस्ड दैट डिफिकल्टी, ही हैज सीन दैट फेज, मतलब कभी कभी जैसे हमारी बातें होती हैं तो ये कहते हैं कि बिकॉज वी हैव नेवर सीन, मतलब विद गॉड सही बात ब्लेसिंग हमने वो देखा नहीं है, तो शायद हम वो चीजें इतने अच्छे से रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हाँ मतलब यार कठिन समय में दिस गरीबी, पर्सन मतलब हाँ, क्या राजस्थान होगी? से कैसे आया है, कैसे मतलब उसने, बट ही टेक्स इट वेरी मतलब एवरीथिंग टू मतलब बहुत नजदीकियों से, जैसे यू नो देखा है इन्होंने वेरी जब- क्लोज हाँ, टू दैट थिंग। जी। तो इनफैक्ट दैट डे आई थिंक ही वांटेड टू नरेट दैट इंसिडेंट ओनली, तो वही उस दिन, और काफी ही हैड टीयर्स। तो मतलब ये कहने की यार मतलब जस्ट इमेजिन कि हमारी लाइफ एंड जस्ट कंपेयर आवर लाइफ विद देम, और तुम कहती हो कि तुम बोर हो रही हो, कोविड में, एंड यू गेटिंग इरिटेटेड, थिंक अबाउट देम, मतलब उनकी क्या लाइफ है, वो तो राजस्थान क्या से आ किया रहे सर हैं। आपने राजस्थान के उनके लिए, क्या किया आप? जितने सारे लोग आ रहे थे उसी दिन हमने शुरुआत की थी सर। इन सारे लोगों को शेल्टर होम में डालने की, और फिर हमने उनको quarantine संपर्क करना, किया उनको शासन को, सूचना हाँ देना, वो ये सारी सारी चीजें। लेकिन देन जब इन्होंने मुझको उस कंडीशन में देखा, शी टोल्ड कि आप जाइए, यू हमारे तरफ से आप एकदम रिलैक्स रहिए, एंड सारी चीजें मैं संभाल लूंगी, यू डू फॉर देम। तो वो ताकत आपने दी, बहुत बड़ी ताकत है, वाकई बहुत बड़ी ताकत है, नहीं तो बड़ा बड़ा कठिन होता है यार। कि बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूंगा। सर कोई, एक तो ये राजस्थान की घटना हो गई, कभी किसी ने दवा के लिए कंट्रोल रूम में फोन किया, या आपको डायरेक्ट फोन कर दिया हो, जिसका आप परिवार बाहर रहता हो, माँ बाप यहाँ रहते हो, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा ये एक से एक दो नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, और वो कई बार बाहर भी आए। जैसे हमारा कंट्रोल रूम है, उसमें हमने 6 एम्बुलेंस रखे थे, 3 दिन के लिए, 3 रात के लिए। और कई बार ऐसा होता था कि अचानक से इमरजेंसी आई, जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई इनफैक्ट डिलीवरी का केस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ओपीडी बंद थी हॉस्पिटल्स में। तो कई बार ऐसा हुआ कि रात में उन्होंने फोन किया, हमने उनको अपने एम्बुलेंस से, और वो एम्बुलेंस सरकारी नहीं थे, जो 6 एम्बुलेंस रखे थे वो प्राइवेट लोगों के एम्बुलेंस हमने लोगों को लगा रखे, उन लोगों ने खुद दिए हुए। जी। और उसमें एक चीज तय थी कि जो दे सकता है आप उससे लोगे एम्बुलेंस का चार्ज, अदरवाइज वो हमारे पे आता है। तो वो हम अपने कोविड फंड से, जो हमने लोकली जनरेट किया था, उससे लोगों की मदद करते थे। तो उसमें कई ऐसे वाकये आए, जैसे एक महिला ने तो खैर हमें फोटो भेजा था, वीडियो भी बना के भेजा था, वो कैंसर के पेशेंट थी, और उसको हमने रातों रात दिल्ली पहुंचाया, एंड शी शूड अ वीडियो कि देखिए मैं बचूंगी नहीं, मैं जानती हूँ, बट जिस स्पीड के साथ आपने हमें दिल्ली तक पहुंचाया है वो आपकी टीम का। और रात में फोन करते थे, तो कई बार जैसे मैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आया, अब 2 बजे के जस्ट बाद फोन आया, तो हमारे लोग जो इतने प्रॉम्प्ट थे, जो टीचर्स की टीम थी, जो हमारे अधिकारियों की टीम थी, कभी सोशल मीडिया में कर दिया, वो तुरंत निर्णय लेने के लिए मैंने उनको अधिकृत किया हुआ था, वो निर्णय लेते थे और मुझको सूचित कर देते थे। तो कई बार तो ऐसा हुआ, जैसे मेरा स्टेनो है, इसने कई अपने लेवल पे जो देखते थे कि मैं इतना ज्यादा चीजों को मैनेज कर रहा हूं, तो अपने ही लेवल पे इन्होंने सॉल्व किया। तो कई बार तो मुझे जब पता भी नहीं चलता था, लोगों के थैंक्स आते थे, तब मुझे पता चलता था कि अच्छा उनका काम हो गया। और ये 1 2 नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
एक महिला का को पहुंचाना था दिल्ली, उनके कैंसर के पेशेंट थी और वो रास्ते में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके परिवार वाले आके उन्होंने हमें मैसेज भेजा, वीडियोस भेजा और ये कहा कि चाहे भले मर गई पर हमें इस बात का संतोष है कि हमें आधे घंटे के अंदर आपने एम्बुलेंस प्रोवाइड करा दिया और हम लास्ट मिनट तक ये मलाल नहीं रहेगा कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। और इसी तरह हमने सारे जो लोग जिनका बरेली से या मुरादाबाद से इलाज चलता था, उनके लिए किसी की दवा गाजियाबाद से ले आना, और वो कैंसर का सब कोऑर्डिनेशन से किया। ये हमारे जो फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं, जो मेडिकल स्टोर के लोग हैं, वो खुद चल के आ गया है कि सर हम ले आएंगे। और फिर वहाँ हमने एसोसिएशन से बात की उनके, और वो तब जबकि सारे चीज़ें बंद थी, हमने डीएम गाजियाबाद से बात की, डीएम मेरठ से बात की और एसोसिएशन से बात की। एसोसिएशन के जिस पर्सन से मेरी बात हुई, जो सचिव हैं प्रदेश लेवल के, उन्होंने कहा कि सर आपने अप्रोच किया है, रामपुर में कोई भी दवा की कमी कभी नहीं होने देंगे और चाहे हमें भुगतान बाद में मिले, और एक्चुअल में उन्होंने नहीं होने दिया। तो ये हमारे अप्रोच करने की बात है। वाकई अब आदमी कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर कामयाब होने की गारंटी एकदम नहीं है। सर मैं आपके अतीत को पढ़ रहा था, आप जहां जहां डीएम रहे हैं आपको एकदम बुलडोजर मैन के नाम से जाना था। जहां जाते हैं आप वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, चाहे बुलंदशहर रहा हो, चाहे फतेहपुर रहा हो, और रामपुर तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मुझे ये बताइए कि ये ऐसा क्यों, मैं समझता हूं कि ये जो बुलडोजर मैन की खिताब दिया जा रहा है आपको कि भाई आप जाके सारी चीजों को अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर देते हैं। देखिए वो इसमें एक चीज है, सबसे ज्यादा अगर कोई कहीं पे इस तरीके का काम हुआ है तो है फतेहपुर। और फतेहपुर में आपको हैरानी होगी कि आज की डेट में ये आप जब भी जाएंगे तो आपको पूरा फतेहपुर बदला हुआ मिलेगा। मैंने इसीलिए आपसे कहा, मैंने फतेहपुर का विशेष तौर से इसीलिए नाम लिया। लेकिन फतेहपुर के लोगों से जब आप पूछेंगे तो जैसे जनरली क्या होता है कि उन्होंने खुद अपने घर तोड़े हुए हैं और उनके यहाँ ज्यादा टूट फूट होना ये चाहिए कि उस अधिकारी को लेके एकदम से उनके दिमाग में अलग तरीके की चीज होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। आप पूछेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। ये एक ऐसा नासूर है जिससे सारे परेशान रहते हैं, चाहे भले उन्होंने भी खुद भी किया हो तो। और बड़ा इंटरेस्टिंग शुरुआत इसकी हुई कि हम ये बुलंदशहर में भी हमने किया था, बुलंदशहर में कई सारी चीजें हुई थी, लेकिन जो पॉजिटिविटी मैंने फतेहपुर में पाई इसको जनता की, और इसीलिए उस चीज को खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि नाले पे लोगों ने दुकानें बना ली, करीब 15-20। मुझको सूचना मिली, मैंने कहा कि जाओ देखो, जो भी देखा उन्होंने कहा कि सर अवैध है, लेकिन वो वहां का माफिया है, भू माफिया टाइप का आदमी है, क्रिमिनल है। तो मैंने कहा कि चाहे जो भी हो वो तो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। हमारी पैमाइश वगैरह सब चलती जा रही थी और नाले की जमीन थी, सबको पता था। देन सडनली संडे को मुझे खबर मिली कि उसने तो स्लैब भी डाल दिया। मैंने एसडीएम से कहा कि जाओ पूरे एनक्रोचमेंट की शुरुआत करो, एंटी एनक्रोचमेंट अभियान की, और उसको गिरा दो। अगर वो गलत है तो गिरना चाहिए, प्रोसीजर फॉलो जरूर करना। प्रोसीजर्स फॉलो किए गए, उसको गिरा दिया गया। तो लोगों की धीरे धीरे डिमांड बढ़ी, उनको लगा डिमांड बढ़ी कि नहीं इसके आगे भी आप चलिए। वहां के जो विधायक और वहां पे से जो मंत्री हैं उनका भी एस्टेब्लिशमेंट उससे थोड़ी ही दूर पे आ रहा था और बाहर सड़क की तरफ निकला हुआ था। जब पैमाइश हुई उनको बताया गया तो उन्होंने फिर मुझको फोन किया, उन्होंने कहा कि आप सीरियस हैं इसको लेके? तो मैंने कहा सर बिल्कुल सीरियस हूं। उन्होंने कहा तो फिर आपको सपोर्ट करते हुए सबसे पहले मैं अपना गिराता हूं। और उन्होंने गिराया, उसके बाद से सारे लोगों ने करना शुरू किया। देखिए ये सबसे बड़ी समस्या इसलिए कि एक तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, दूसरे एक सीरीज से सारी चीजें रहती हैं तो सबको सहूलियत होती है। कानून कोई ना तोड़े और सारे उसके दायरे में रहें तो सबको सहूलियत होती है। तो सर आपने जब यहाँ इस काम की शुरुआत की, बहुत सारे आपके पास शिकायतें शुरू हुई, किसानों ने इसकी शुरुआत की, पहले 26 शिकायतें आई, उसके बाद जब आपने कार्रवाई शुरू की तो उसके बाद लगातार बाढ़ सी आ गई, शिकायतें बहुत सारी आने लगी। तो आपने क्या रामपुर में भी ऐसा होते हुए देखा? क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जमीनों पे कब्जे एक प्रभावी नेता के द्वारा जिस तरीके से उनका जो पूरा नेक्सस तोड़ने का काम किया, बहुत आसान बात नहीं है। वो कैसे कर पाए आप? क्योंकि ये कोई एक बड़ी चुनौती है और मैं समझ सकता हूं कि ये इसके लिए बड़े हिम्मत की बात है, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो वो कैसे किया, कैसे तय किया आपने और किस तरह के दबाव को आपने झेला? मैं वो बड़ा थोड़ा विस्तार से मुझे बताइए।
देखिए एक चीज है, ये एक बड़ा, हम बड़े कॉम्प्लेक्स से सोसाइटी में रहते हैं। जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन आप तुरंत पॉजिटिव उम्मीद नहीं कर सकते तब तक जब तक पब्लिक को रिजल्ट न पता चले। और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट। अधिकारियों पे या एस्टेब्लिशमेंट पे या सिस्टम पे लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा नहीं रहा है। तो ट्रस्ट डेफिसिट ये चीजें क्रिएट करता है कि लोग उस चीज को हमेशा पॉजिटिव तरीके से नहीं देखते हैं। दूसरा, उसमें मिक्सचर होता है, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स है, किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, किसी के अपने व्यापारिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, तो हमेशा दूसरे तरीके से उस चीज का विरोध करना शुरू करता है। पर आम पब्लिक जिसको पता है कि ये गलत है, वो हमेशा उस चीज को उसी तरीके से देखती है। ये मैंने पूरे अपने अनुभव में जाना है। वो हमेशा आपको, आपकी हिम्मत को बढ़ाने का काम करती है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक आगे आए क्यों? आपको कार्रवाई करने का अधिकार गवर्नमेंट ने आपको दिया है, नियम कानून को लागू करने का अधिकार गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आपको प्रोसीजर्स दिए हैं, दायरे दिए हैं, कोर्ट्स आपकी सपोर्ट में है, लेकिन बशर्ते आप एक नियम कानून के दायरे में चीजों को करें। ऑब्वियसली नियम तो सबके लिए बराबर है। यहाँ पे जो शुरुआत हुई वो पीडब्ल्यूडी की रोड पे एक गेट बना हुआ था, वो एकदम लो बीम गेट बना हुआ था। और मैं एसपी के साथ जा रहा था तहसील दिवस पे, समाधान दिवस पे, तो उस समय तत्कालीन एसपी के द्वारा मुझे दिखाया गया कि देखिए साहब ये भी देख लीजिए। तो यूं मैंने कहा अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने गाड़ी रुकवाई, उसको देखा, फिर मैंने कहा कि ये रोड किस चीज की है? नगर पालिका है। कहा गया पीडब्ल्यूडी रोड है। अब पीडब्ल्यूडी रोड पे कोई लो बीम गेट बना दे। फिर उसके बारे में आके मैं जब इंक्वायरी की तो पता चला कि इस गेट की वजह से बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। जैसे ट्रैक्टर पे कोई किसान लेट के जा रहा है, तो वो पारी नहीं कर पाएगा। तो मैंने फिर एसपी से पूछा कि पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे चीजें होंगी? तो पता चला कि नहीं, रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं है। 3 दिन खंगलवाने के बाद पता चला रिकॉर्ड में कुछ नहीं है, सारे रिकॉर्ड निकलवा लिए। तो मतलब ऐसे केसेस दर्ज ही नहीं हुए, जबकि लोग बता रहे हैं कई सारे इंसिडेंट, मीडिया रिपोर्ट्स भी लोगों ने दिखाई कि ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। फिर मैंने जब इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि 1 साल पहले ही, मतलब 6 महीना पहले ही इसका ऑर्डर, 1 साल पहले इसका ऑर्डर हो चुका है इसको ध्वस्त करने का, और उसके बावजूद ध्वस्त नहीं हुआ है। प्रोसीजर पूरा है, ध्वस्तीकरण के ऑर्डर का पूरा प्रोसीजर है, लेकिन ध्वस्त नहीं हुआ है। मतलब कि ये गलत है कानूनन और इसको हटना चाहिए। बहुत ही। फिर मैंने सारी टीम को बुलाया, मैंने कहा कि जो आदेश है आदेश का पालन करो, और फिर उसको गिरवा दिया गया। लेकिन उसके पीछे ये चीज थी कि ये सरकारी पैसे से बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली सरकारी पैसे से कोई चीज गया है तो उसका प्रोसीजर एक अलग होता है कि इसकी रिकवरी कैसे होगी। ऑब्वियसली रिकवरी कैसे तो वो प्रोसीजर हमने पूरा तैयार किया कि इसकी रिकवरी किससे की जाएगी, कैसे की जाएगी, और उसको गिराया। लेकिन अब इसी के साथ फिर तुरंत सूचना आई, शिकायत जो पड़ी हुई थी, मैंने कहा ऐसी कितनी शिकायतें हैं, तो उसमें देखा गया कि एक सरकारी गेस्ट हाउस बना हुआ है, उसको अपने कब्जे में, विद्युत उपकेंद्र है उसको कब्जे में, पूरी जमीनें उस तरीके के रास्ता उस कब्जे में। फिर मैंने कहा कि ये मतलब एक पैरेलल सरकार अलग से चल रही है। एग्जैक्टली मुझे दिमाग में आया, उस समय तक मैं आपको सही बताऊं, दिमाग में वो चीज नहीं थी कि कोई इसके पीछे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और वो सब। अच्छा जो आपने तो अपने नियति से सही काम करने की कोशिश शुरू की, और इसको कोई यकीन माने ना माने, फतेहपुर में भी लोग बताएंगे, फतेहपुर में लोगों के सहयोग से हमने मंदिर मस्जिद सारे जितने अगर रोड पे थे तो हमने उसको हटवा दिए, और लोगों ने उस पर सहयोग किया कि ये ठीक काम कर रहे हैं। विधायक ने खुद ही सहयोग शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूं कि आगे तो खुद एक मैसेज सारे लोगों ने। यहाँ आप सोचिए कि आप यहाँ ऐसा नहीं हुआ, आप सोचिए रोड से आप मजार हटवा दें, मस्जिद हटवा दें, मंदिर हटवा दें कभी, और बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी विरोध, लोगों ने खुद सपोर्ट किया। यहां तक कि जब मस्जिद हट रही थी तो काजी खुद आए, उन्होंने कहा कि नाले पे मस्जिद नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने इस पे सपोर्ट किया। मजार जब गिरी, कुछ लोग इकट्ठा हुए तो काजी खुद आए, उन्होंने लोगों को समझाया कि उन्होंने एकदम सही काम किया। शरीयत सर यहाँ पे आपका सपोर्ट कैसे बढ़ा? क्योंकि देखिए बिना जनता की ताकत के इतने सारे बड़े काम नहीं किए जा सकते। देखिए एक तो ये है कि जो फैक्ट है वो ये है कि जब ये दोनों, पहली जो गेट गिराने की कार्रवाई हुई और उसके बाद जब हमने उस दीवार को जब पूरा चिन्हित किया तो ये पता चला कि ये तो सरकारी जमीन पे, उसको जब गिराया तो शुरू में जो रेजिस्टेंस हुआ हैवी रेजिस्टेंस था। एक तो लोगों को सहसा पूरे मतलब एक पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे और एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। अच्छा, जब नेक्स्ट डे जब मैंने रिएक्शन देखा तब मुझको लगा कि यार ये तो बड़ा काम हो गया। हाँ। और ये भी इनसे मैंने जब बात हुई थी तो मैंने इनसे कहा था कि अरे ये तो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो मैं पहले भी करता रहा हूं।
फिर मुझे रियलाइज हुआ, जब सारे अखबार वगैरह पढ़े, लोगों के रिएक्शंस सुने, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ, इसका एक कनेक्शन होने की वजह से, स्पेशल कनेक्शन होने की वजह से लोग इसको इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, और इसका रिएक्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है। देश में, प्रदेश नहीं और देश में हो रहा है। और यकीन जानिए, मुझे उस समय तक इसका एकदम से भान नहीं था। मुझे लगा कि एक गलत चीज है, उसको हटा दिया। Exactly. कोई बहुत बड़ी चीज आपने नहीं। अपनी नीयत से तो वही सोच के किया कि जो गलत चीज है उसको हटा देना चाहिए। और उसके बाद जो भी अलाइनमेंट उसका है, जो भी उसका जो एक एंगल लिया गया, उसके बाद लिया गया, और उसके बाद ही मुझे एहसास हुआ इस बात का कि इसका पॉलिटिकल जो कनेक्शन है वो ज्यादा इसका लिया जाएगा। लेकिन एक बात और भी मैंने देखी कि आप सोचिए कि शुरुआती दौर में मेरे ऑफिस के 2 महीने तक मेरे पास शिकायतकर्ताओं की संख्या केवल 5 या 10 थे, जो मुझसे शुरुआती दौर में। और मुझको लगता है मैं समझता हूं उनको भी धन्यवाद देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत की। हाँ, 19 फरवरी को मैंने ज्वाइन किया था, और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था 10-11 मार्च तक। और मैं इलेक्शन के दौरान भी ऑफिस में बैठा रहता, जो भी है मैं अपना प्रोसीजर, नॉर्मल ऑफिस प्रोसीजर चलता रहता, जिसपे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं, वो चलता रहता है। मैंने देखा कोई नहीं आ रहा है, और जब ये चीजें हो गई, उसके बाद से धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए। और इलेक्शन के बाद, तो जब इलेक्शन ओवर हो गया लोकसभा का, तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग आना शुरू हुए। एक यकीन था, जब धीरे धीरे लोगों का बढ़ना शुरू हुआ कि उनकी सुनी जाएगी और उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो होगी, फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा कि यहां पे भी मुझे टीम का बड़ा सपोर्ट मिला, और हमारी टीम इंटैक्ट रही। उन्होंने जो कानूनी दायरा है, कानूनी दायरे के हिसाब से चीजों को किया, जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिली। और लॉकडाउन के दौरान इतनी सारी चीजें आई, और इतने सारे चैलेंजेस आए, जिसको हमें लगातार लग के फील्ड पे दिन रात करना पड़ा। और हमारी टीम ने, और उस टीम में सिर्फ अधिकारी ही नहीं, हमारे यहाँ के नागरिक भी शामिल थे जिन्होंने सहयोग किया, संस्थाएं भी शामिल थी। सबसे बड़ा चैलेंज था उनको रोकना, और रोकने के बाद हमने शासन तक ये बात पहुंचाई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची। He has faced that difficulty, he has seen that phase. आप जहां डीएम रहे हैं, आपको एकदम बुलडोजर मैन के नाम से जाना था। जहां जाते हैं आप वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। वहां का माफिया, भू माफिया टाइप का आदमी है, क्रिमिनल है। तो मैंने कहा कि चाहे जो भी हो, वो तो नहीं रहेगा। किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, किसी के अपने व्यापारिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, तो हमेशा दूसरे तरीके से उस चीज का विरोध करना शुरू करता है। वो अगर सही पब्लिक तक पहुंचे, और गवर्नमेंट कोई भी होती है वो योजनाएं बनाती है लोअर लेवल के लोगों के लिए।